Hey guys, Sanjeev here. Welcome to the Silver Screen 2.0 और आज मैं द डिवाइन पर्सपेक्टिव का थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, आप लोगों में से कुछ को लगता होगा कि मैं वीडियो ऐसे क्यों डालता हूँ, मतलब वीडियो डालने में मुझे कभी कभी इतना देर क्यों हो जाता है, क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट ही कुछ ऐसा है कि मुझे वॉइस रिकॉर्ड करने का सही वक्त बहुत ही कम मिलता है। तो इस बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, पिछली वीडियो के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था जब हमारे यान भैया यही सोच सोच कर अपना सिर खपा रहे थे कि किस तरह से और पैसे कमाए, तब एक मौका खुद चलकर उनके पास आ जाता है। वो देखते हैं कि सामने ही एक भीड़ लगी हुई है। जब उस भीड़ की तरफ बढ़ते हैं वो देखते हैं कि एक बूढ़ा अपनी झोली खोलकर अलग अलग तरह के पोर्सिलेन और एंटीक पीस को बेच रहा है। हालांकि वो कहने के लिए एंटीक थे, क्योंकि हमारे भैया ने तो अपनी बांस जैसी तेज नस्लों से सबका सेट स्कैन निकाल लिया था। उन्हें समझ में आ गया था कि इन सभी चीजों में अच्छा खासा झोल है। यही देखकर वो वहां से तुरंत निकलने लगते हैं। लेकिन जब वो वहां से निकलने ही वाले थे वो देखते कि दूसरा बूढ़ा वहां पर आ जाता है। उस बूढ़ों के आते ही सभी उन्हें रास्ता देने लगते हैं। उस बूढ़ों के सारे बाल ऊपर वाले को प्यारे हो चुके थे। सभी उसे एल्डर जू कह के पुकार रहे थे। उसके साथ ही साथ उसकी पोती भी आई हुई थी, जिसे देखकर कोई भी बता दे कि पोती का यहाँ पर आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। अगर दादाजी यहाँ नहीं आते तो वहाँ पर कभी नहीं आती। तभी दादाजी उस पोर्सिलेन वाले बूढ़ों के पास जाते हैं और एक ब्लू व्हाइट पोर्सिलेन देखने की बात कहते हैं। दादाजी के हाथ में पोर्सिलेन आते ही उसके पोती के साथ साथ आसपास खड़े हुए सभी लोगों के कान किसी कुत्ते की तरह खड़े हो जाते हैं कि दादाजी अब क्या कहने वाले हैं। कुछ देर तक उलट पलट करने के बाद उन्हें समझ में आता है, अबे इसमें तो झोल है। और एल्डर जू के उस पोर्सिलेन को नकारते ही आसपास खड़े हुए सभी लोग हवा निकलते तुरंत साफ हो जाते हैं। तभी सभी के कान में एक बुलंद आवाज पड़ती है, मैं इसे खरीदूंगा। बोलने वाला कोई और नहीं, अपने भैया ही थे। वो पोर्सिलेन बड़ा बूढ़ा तो पहले निराश था, लेकिन अगले ही पल हमारे भैया की बात सुनते उसका चेहरा खिल जाता और वो तुरंत ही हमारे भैया को उसे पकड़ा देता है। यान भैया भी बेझिझक उसे पेमेंट कर देते हैं और पेमेंट मिलते ही वो पोर्सिलेन बड़ा बूढ़ा ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सर से सींग। वो बूढ़ो और हमारे भैया दोनों ही सोच रहे थे, आज अच्छा पोपट बनाया। जहाँ पर उन्हें लग रहा था कि उन्होंने यान भैया को अच्छा खासा लूट लिया, वह दूसरी तरफ हमारे यान भैया ने तो अपने इंडियन आइज से बहुत पहले चेक कर लिया था कि उस बूढ़ों के सभी चीजों में से सिर्फ और सिर्फ यही एक चीज थी जो असली थी। लेकिन लोग कितने ही बेवकूफ क्यों ना, वो उल्टा हमारे भैया को ही बेवकूफ समझ रहे थे और वो लड़की भी उन्हें ताना मारने से पीछे नहीं हट रही थी। और यान भैया भी कहा काम दे, वो भी उन्हें दो टूक जवाब दे देते हैं। अच्छा तो चलो देख ही लेते हैं कि कौन यहाँ पर पोपट लाल है। और इस बात से लड़की का ईगो हर्ट हो जाता है। लेकिन वो टकला बूढ़ा यानी कि एल्डर जू बड़ी शांत होकर पूछते, यंग मैन तुम्हें क्यों लगता है कि यह असली है? भैया बोलते दो कारणों से, पहला कि ये टूटा हुआ नहीं है और दूसरा कि ये ऑथेंटिक ब्लू व्हाइट पोर्सिलेन है। और बस ये सुनते ही आसपास खड़े हुए सभी लोग अपनी बत्ती सी फाड़ कर हंसने लगते हैं। लेकिन हमारा हीरो भी क्या काम था, अगले ही पल वो एक पानी की बोतल लेता और वो धीरे धीरे उस पोर्सिलेन के ऊपर उड़ने लगता है। देखते ही देखते उस पोर्सिलेन के ऊपर से सारी मिट्टी की परत हट जाती है और उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। जिसे देखते ही आसपास खड़े सभी के सभी लोग भौचक्के से रह जाते हैं। आखिरकार नतीजा जो भी हो, एल्डर जू तो हमारे भैया के टैलेंट से काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन वह दूसरी तरफ खड़ी हुई सारी पब्लिक तो अच्छी खासी जल बुझ चुकी थी। अबे भाया, इसने एक ही बार में कितना सारा लपक लिया। हाँ भाई, ऐसे ही लोगों की फुसुर फुसुर चालू रहती है। लेकिन उस दादाजी की पोती भी टेढ़ी कीर थी।
वो इतनी आसानी से भी नहीं मानने वाली थी। और वह दूसरी तरफ हमारे भैया भी तो थे चालाक खोपड़ी। वो इस मौके का तुरंत फायदा उठाते। वो कहते हैं अच्छा तो चलो बेट लगा लेते हैं। लड़की भी तुरंत मान जाती है। वो कहती है अगर मैं हार गई तो मैं इसका दुगनी कीमत चुकाऊंगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो क्या होगा। तभी एन भैया बोलते हैं अगर मैं हार गया तो मैं पूरी तरह से तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। एल्डर जू तो हमारे भैया के टैलेंट से काफी ज्यादा इम्प्रेस थे, इसलिए वो जल्दी से जल्दी रिजल्ट का पता लगाना चाहते थे। वो कहते हैं अगर हम सभी को रिजल्ट जानना है तो हम सभी को मिंगयू पेविलियन जाना होगा। और कुछ देर बाद वो सभी लोग मिंगयू पेविलियन में मौजूद होते हैं, जहाँ पर मौजूद मिंग बीमो नाम का एक बंदा उन सभी की अच्छी खासी आओ भगत करता है। और गाइस इन भैया को मैं प्यार से बीमो भाई बुलाऊंगा। अंदर पहुंचते ही दादाजी अपनी पूरी राम गाथा सुना देते हैं। पूरी बात सुनने के बाद बीमो भाई बड़ी रुआब से कहते हैं अबे जब एल्डर्स ने कह दिया है कि ये नकली है तो नकली है। इससे हमारे भैया खींच जाते हैं। तभी बीमो भाई पूछते हैं क्या तुम इस काम में नए हो। यान भैया हाँ में जवाब देते हैं। ये सुनते ही बीमो भाई बड़ी आराम से अपनी तशरीफ को कुर्सी पर टिका देते हैं और बड़ी एटीट्यूड में बोलते हैं देखो मैंने बहुत लोगों को देखा है यहाँ स्मार्ट बनते हुए, लेकिन असल में वो स्मार्ट होते नहीं है। बीमो भाई की बकबक से तो अब हमारे हीरो का सिर दुखने लगा था, इसलिए वो पलटते और तुरंत ही वहां से जाने लगते हैं। लेकिन जब वो वहां से जाने ही वाले थे तब बीमो भाई उसे तुरंत रोक लेते हैं। अबे रुक, मेरी बात पूरी तो सुन ले। और हमारे हीरो को भी इंटरेस्ट आने लगता है। तभी बीमो भाई बोलते हैं देखो मेरे आसपास मौजूद इन सभी कलेक्शन में से सिर्फ और सिर्फ 3 एंटीक चीजें ही ऐसी मौजूद है जो नकली है। अगर तुम उन तीनों को तय वक्त में ढूंढ निकालो तो ये पोर्सलिन नकली होने के बावजूद भी मैं इसे अच्छी खासी कीमत में खरीद लूंगा। हमारे भैया तो ये सुनते ही मन ही मन ऐसे हंसने लगते हैं कि मानो उन्होंने तो जोक ऑफ द सेंचुरी सुन ली। लेकिन बाबा बड़ी सीरियस एटीट्यूड दिखाते हैं और हमारे भैया को इतना सीरियस होते देख बीमो भाई तो ताड़ के झाड़ पे चढ़ जाते हैं। और हमारे भैया भी अपना नाटक करते करते उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एल्डर जो एक अच्छे इंसान थे, वो हमारे भैया के भी भले चाहते थे, इसलिए वो कहते हैं बेटा तुम्हें जितना वक्त लेना है ले लो, लेकिन सोच समझ कर फैसला लेना। हमारे भैया भी जानते थे कि एल्डर जो एक अच्छे इंसान थे, इसलिए वो भी उसकी बातों में हाँ में सिर हिला देते हैं। तभी उन सभी एंटीक चीजों के पास जाते हुए वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहते हैं अरे ज्यादा नहीं, मुझे बस 1 मिनट चाहिए। और ये सुनते ही बीमो भाई फिर से अपनी बत्ती सी फाड़ कर हंसने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल उनकी हंसी बंद हो जाती है तब जब हमारे भाई तुरंत ही उनके सामने वो तीनों एंटीक चीज पेश कर देते हैं। और ये देखकर तो भाई साहब उन तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। एल्डर जू के तो सिर्फ और सिर्फ तोते उड़े हुए थे, लेकिन बेचारी उनकी पोती और बीमो भाई को तो समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ अपना मुंह छुपाए, क्योंकि इतने समय से वो उन्हें जो ताना जो मार रहे थे। और हमारा हीरो भी एक एक करके उन सभी एंटीक चीजों के बारे में बताने लगते। और वह दूसरी तरफ हमारे हीरो को देखकर तो बीमो भाई का दिमाग खराब हो रहा था। वो मन ही मन सोचते हैं अबे ये इसने कैसे किया, कंट्री के बेस्ट एप्रेसर्स भी इतनी जल्दी इन तीनों को ढूंढ नहीं सकते। अबे क्या इसके नाना नानियों ने इन तीनों को इसके सामने बनाया था। लेकिन हमारे भैया को दूसरों के इमोशन से कहाँ फर्क पड़ता है, वो तो उन सभी को एक दूसरा शौक दे देते हैं। वो कहते हैं बीमो भाई यहाँ पर 3 नहीं 4 चीजें नकली है। इतना कहते ही वो एक छोटे से गोले को अपने हाथ में उठा लेते हैं, जिसे देखते ही बीमो भाई भड़क जाते हैं और उसे नीचे उतार। लेकिन हमारे भैया तो उसकी बातों पर बिल्कुल भी भाव नहीं देते, वो सीधा उसे उछाल देते हैं। ये देखते ही सभी की सांसें अटक जाती है कि भैया आगे क्या होगा। और जब वो बॉल नीचे गिरती है तब वो कई टुकड़ों में टूट जाते हैं और उसके अंदर से एक कॉपर बॉल बाहर आ जाता है, जिसे देखते ही एल्डर जू के तोते उड़ जाते हैं। और भैया तो सच में नकली है। अब इस बार बार के शौक से तो हमारे बीमो भाई की हालत खस्ता हो चुकी थी, इसलिए वो तुरंत ही हमारे भैया के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। वहाँ पर मौजूद एल्डर जू और उनकी पोती का तो वॉल्यूम ऑफ हो चुका था। दादाजी को तो लग रहा था कि उनकी जिंदगी भर का ज्ञान इस लड़के के सामने फीका है। जिसके बाद बीमो भाई हमारे भैया को देने लगते फुल इज्जत,
इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एक मुच्छर आदमी हाथ में हमारे भैया के दिए हुए पोर्टलिन को लेकर उनके पास आते हैं और कहते हैं, सर ये फुल्ली फर्स्ट क्लास है। ये सुनते लड़की का मुंह बन जाता है, लेकिन हार तो हो चुकी ही थी, इसलिए बेमन से वो हमारे भैया को उसके प्राइस का दुगना कीमत दे देते हैं। पैसे हाथ में आते ही हमारे भैया बहुत ज्यादा खुश थे। हमारे हीरो को जीतते देख वो टकला बूढ़ा यानी कि एल्डर्स बहुत ज्यादा खुश थे, इसलिए वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठने लगता है और वो अपने घुटनों पर आ जाते हैं और अगले ही पल जमीन पे गिर जाते हैं। अपने दादाजी की ऐसी हालत को देखकर वो लड़की जिसका नाम युएन है बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और बीमो भाई भी एम्बुलेंस एम्बुलेंस चिल्लाने लगते हैं। लेकिन वहां पर मौजूद सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स था जो शांत था। वो थे हमारे युएन भैया। वो बड़ी शांति से अपने इंडियन आइज से एल्डर्स दुख की हालत चेक करने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी कॉर्नरी आर्टरीज पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है और ये प्रॉब्लम उन्हें बहुत पहले से ही हो रही थी। जब बीमो भाई उन्हें हॉस्पिटल ले जाने ही वाले थे तभी हमारे भैया बीच में आ जाते हैं। युएन भैया को बीच में देख बीमो भाई भड़क जाते हैं, अबे तू कर क्या रहा है। तभी हमारे भैया उसे रोक देते हैं और कहते हैं, अबे मेरी बात सुन, मुझे मेडिकल स्किल्स भी आती है। लेकिन बीमो भाई उनकी बातों को मार देते टोटल इग्नोर और वहां से जाने लगते हैं। लेकिन यूनर उसे तुरंत रोक देती है क्योंकि तो पता नहीं कैसे यूनर को हमारे भैया पर ट्रस्ट होने लगता है। वो कहते हैं उसे एक बार ट्राई करने दो। पहले तो बीमो भाई थोड़ा सा नानुकुर करते हैं लेकिन तुरंत ही मान जाते हैं क्योंकि वक्त बहुत ही ज्यादा कम था। जिसके बाद एल्डर्सू को लेटाते ही हमारे भैया अपने घोस्ट वैलीज मेडिकल स्किल्स को पूरी तरह से अनलॉक कर देते हैं और एल्डर्सू के अलग अलग तरह के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को पंच करने लगते हैं। और जब काम पूरा हो जाता है तब हमारे भैया आखिरकार पूरी तरह से थककर चूर हो जाते हैं क्योंकि इस काम में हमारे हीरो ने अपने काफी सारे स्टेमिना को खो दिया था। बहुत देर तक जब एल्डर्सू नहीं उठते तब यूनर परेशान हो जाती है और हमारे भैया से पूछते, आखिर दादाजी उठ क्यों नहीं रहे। हमारे भैया कुछ बोलते उससे पहले दादाजी खांसने लगते हैं और उठ जाते हैं। अपने दादाजी को सही सलामत देख यूनर की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं और वो एल्डर्सू से पूरी तरह से लिपट जाती है और किसी छोटी बच्ची की तरह रोने लगती है। एल्डर्सू को भी अपनी हालत में बहुत ही ज्यादा सुधार महसूस हुआ, इसलिए वो हमारे भैया को अपनी जान बचाने के लिए पूरे दिल से थैंक यू बोलते हैं। लेकिन वह दूसरी तरफ बीमो भाई के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पकड़ रही थी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, इससे ज्यादा तो मैं आपको आज सुना नहीं पाऊंगा। तो गाइस आपको क्या लगता है बीमो भाई अपने भैया से क्या करवाने के बारे में सोच रहे हैं? जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस कहानी को द डिवाइन पर्सपेक्टिव। और इसी के साथ ही साथ मैंने कई सारे और कहानी को एक्सप्लेन की है, जैसे कि द लास्ट हीरो, अनपैरेलल्ड एंशिएंट लॉर्ड एंड द ग्रैंड मास्टर गुरमेट जैसे कई सारे अमेजिंग कहानी को मैंने एक्सप्लेन किए। आप उसे भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। मैं आपको गारंटी देकर कहता हूँ कि उन सब की कहानी भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। गाइस अगर मेरी वीडियो आपको जरा से भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी छोटी सी मदद ज़रूर कर देना। मेरी कहानी को बस अपने एक दोस्त से शेयर ज़रूर कर देना। एंड